हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं 108 दिन की सीरीज़ जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, अभी तक हमने जो सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं उसमें है पर्यावरण एवं सतत विकास। इसके बारे में हमने ये सभी टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं। इसके बाद हमने पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ा। ये भी सारे टॉपिक्स जो हैं वो लगभग पूरे हो चुके हैं। इसके बाद जैव विविधता के बारे में हमने सभी टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए हैं। जितने टॉपिक दिखाई दे रहे हैं इससे ज़्यादा ही टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन जो है वो कम ही किए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही किए हैं, बट जब आप डिटेल में लेक्चर देखेंगे तो इससे ज़्यादा टॉपिक्स जो हैं वो आपके कवर करवा दिए गए हैं। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन एवं हरित गृह प्रभाव के बारे में हमने पढ़ा, ओजोन परत के बारे में पढ़ा, ISFR की रिपोर्ट पढ़ी हमने 2023 की। ठीक है, इसके बाद जो भी सरकार द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं वन के क्षेत्र में, वन्य जीव के क्षेत्र में, ये सभी हमने पढ़ा। वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में हमने पढ़ा और प्रदूषण का जो टॉपिक है वो हाफ ऑफ द टॉपिक हमने कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में कुछ और टॉपिक उससे रिलेटेड जो है वो हम लोग देखेंगे, प्रदूषण समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जो घटना चक्र से लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, वो उस टॉपिक के मैं नोट्स के माध्यम से ही आपको वो सभी क्वेश्चंस जो है वो भी क्लियर करवा दूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये जो नोट्स है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यूपीएससी हिंदी फॉर CS। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन में ही है, हम लोगों का एनवायरनमेंट जो है वो पूरा होने वाला है। तो जो भी आपकी प्लेलिस्ट बनेगी और इसके साथ ही जो नोट्स होंगे वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे जल्द ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये है मृदा प्रदूषण, सॉइल से रिलेटेड जो पोल्यूशन है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉइल पोल्यूशन जो है ये एक पूरी सीरीज़ चलती है। ठीक है, इसमें दोनों ही प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसमें जल प्रदूषण भी देखने को मिलेगा, इसके साथ ही वायु प्रदूषण भी देखने को मिलेगा। दोनों का मिक्स करके जो मृदा में प्रभाव पड़ता है वही होता है मृदा का पोल्यूशन या फिर प्रदूषण। ठीक है, तो जो भी खाद या फिर उर्वरक यूज़ किए जाते हैं ये समुद्र में प्रवाह करते हैं और विषैला प्रभाव डालते हैं। इसके साथ ही फॉस्फोरस, नाइट्रोजन की मात्रा में भी वृद्धि होती है, क्योंकि जब ये फर्टिलाइज़र्स पड़ते हैं तो इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम NPK जो है कंपाउंड ये डाला जाता है सॉइल में। ठीक है, इसके साथ ही जो शैवाल में वृद्धि होती है ये तीव्र हो जाती है, तो जिससे जल प्रदूषण का जो संकट है वो ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ ही इसके कई दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे कि जो मछली और समुद्री जीव हैं इनके लिए विष की तरह कार्य करते हैं। साथ ही सूर्य का प्रकाश रोक देते हैं, समुद्री घास जो होती है उसको नष्ट कर देते हैं, जो उपयोगी समुद्री घास होती है। और इसके साथ ही समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पे एक नकारात्मक प्रभाव डालते हैं खाद और उर्वरक। ठीक है, तो यहाँ पे उर्वरक जो होते हैं, फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं, उनके अत्यधिक उपयोग से क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है ये हमने देखा। इसके साथ ही अगर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाता है किसी भी मिट्टी पे, तो मिट्टी जो होती है उसमें भी एसिड लेवल जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। एसिड लेवल बढ़ने की वजह से उसकी जो उर्वरकता है वो एक टाइम के लिए तो बढ़ जाती है, मतलब एक जो फसल होती है उसके लिए तो उर्वरकता बढ़ जाती है, बट अगली फसल के लिए क्या होता है कि वो जो मिट्टी होती है वो उतनी उपजाऊ नहीं रह जाती है। ठीक है, इसके साथ ही जो मिट्टी के पोषण तत्व होते हैं वो भी समय के साथ साथ धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मृदा प्रदूषण के क्या प्रभाव होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे मृदा में अगर प्रदूषण हो जाता है तो जो उसके सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से खाद्य श्रृंखला पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मृदा अगर सही नहीं रहेगी तो वहाँ पे पेड़ पौधे भी ज़्यादा उग नहीं पाएंगे, तो वनों में कमी आ जाती है। वनों में कमी आने के कारण भी ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरे जो होते हैं वो सदैव बने रहते हैं। इसके साथ ही उर्वरकता जो होती है, पोटेशियम या फिर खतरनाक जो रसायन होते हैं, इनके कारण जो उर्वरकता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, जिसके कारण फसल की जो गुणवत्ता है वो भी खराब हो जाती है। ठीक है, तो फसल की गुणवत्ता यदि खराब होगी तो ऐसा सिचुएशन आ सकती है जिसमें राजस्व जो है वो उसमें कमी आएगी, लोगों को अच्छा खाने को नहीं मिलेगा और प्रॉपर जो है भोजन की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही मृदा प्रदूषण जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है जल प्रदूषण से। ठीक है, तो जैसे जैसे मृदा में पोल्यूशन होगा, आसपास के जो भी जल तंत्र होंगे वहाँ पे भी प्रदूषण होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। साथ ही कुछ लेड, आर्सेनिक जैसे जो
केमिकल्स हैं, इनकी मात्रा जल में बढ़ जाती है। इसके साथ ही और भी मात्राएं बढ़ जाती हैं केमिकल्स की, जैसे कि जो भी फर्टिलाइज़र्स में जो भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि मिट्टी उसको पूरा पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ठीक है, और वो जल तंत्र में प्रवाहित हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भी प्रदूषण की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। इसका साथ ही मृदा जो होती है वो एसिडिक हो जाती है, ठीक है, अम्लीकरण हो जाता है उसका, और बेसिक भी हो जाती है अगर कहीं देखा जाए तो, ठीक है। एसिडिक भी हो सकती है, जो भी फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं उसका जो नेचर है उसके हिसाब से मृदा जो होती है वो भी उस पर असर पड़ता है, ठीक है। मृदा का अपरदन भी देखने को मिलता है, बाढ़ और सूखा आने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही जो पादप होते हैं उनके अंदर भी प्रदूषकों का प्रवेश हो जाता है, जिसके कारण ये जो खाद्य श्रृंखला होती है इस पर भी असर पड़ता है, और यदि हम उस चीज़ का सेवन करते हैं तो मनुष्यों में भी वो प्रवेश कर जाती है, ठीक है। अभी ऐसा बहुत बार देखने को मिला है कि इंडिया पे क्लेम किया जाता है, क्योंकि इंडिया जो है वो सब्सिडी भी प्रदान करती है, फर्टिलाइज़र्स पे सब्सिडी दी जाती है, उर्वरकों पे, जिसके कारण विदेशी मार्केट में अक्सर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। बहुत बार क्रिटिसाइज़ किया जाता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, इंडिया की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, और कहा जाता है कि यहाँ पे जो उर्वरक हैं उन पे सब्सिडी लगाई जाती है। इसके साथ ही जब इम्पोर्ट होता है या यहाँ से जब भी कोई खाद्य वस्तु निर्यात की जाती है तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि विदेशों में यहाँ से जो एक्सपोर्ट की गई चीज़ें हैं उनको नहीं खरीदने का भी प्रचलन शुरू हो गया है, ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जो खाद्य सामग्रियाँ हैं या फिर फल या सब्जियाँ हैं इनमें फर्टिलाइज़र्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से केमिकल्स की मात्रा बढ़ने के कारण कई विदेशी मार्केटों में यहाँ के जो खाद्य सामग्रियाँ जिसमें डायरेक्टली फर्टिलाइज़र का उपयोग किया जाता है उसको ना लेने का प्रचलन भी शुरू हो गया है, जैसे कि यहाँ पे चाय की पत्ती हुआ या फिर और भी जो खाद्य सामग्रियाँ हैं इनको लॉस का सामना करना पड़ रहा है विदेशी मार्केट में, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप मृदा प्रदूषण के प्रभाव, ठीक है। इसके बाद एक मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है, इस गैस का नाम आपने अक्सर सुना होगा जब भी हम लोग भोपाल की गैस त्रासदी के बारे में बात करते हैं तो यही गैस का नाम याद आता है, क्योंकि यही गैस जो होती है वो लीक करती है, ठीक है। इसका केमिकल फार्मूला जो है वो प्रश्न के माध्यम से पूछा गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप CH3NCO, ठीक है, ये इसका केमिकल फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो घटना हुई थी ये 3 दिसंबर 1984 में हुई थी, ठीक है, इस पे भी प्रश्न पूछा गया है। 3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी जो होती है वो होती है, ठीक है। नेक्स्ट है चेरनोबिल दुर्घटना, ये रशिया में हुई थी, सोवियत यूनियन में चेरनोबिल में दुर्घटना हुई थी। यहाँ पे एक न्यूक्लियर प्लांट था, वहाँ पे ये दुर्घटना होती है, ठीक है, तो नाभिकीय दुर्घटना है ये। इसकी भी डेट याद रखिएगा, 26 अप्रैल 1986 को ये घटना घटती है, जिसमें चेरनोबिल नामक स्थान पे न्यूक्लियर पॉल्यूशन की घटना होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जैव उपचार, बायो रेमिडिएशन कहा जाता है इसमें। प्रोसेस क्या होता है ये, तो सूक्ष्म जीवों यानी कि जो छोटे जीव होते हैं उनके प्रयोग के द्वारा पर्यावरण के जो विषैले प्रदूषक पदार्थ होते हैं इनका निष्कासन की प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। तो जो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं वहाँ पे जो भी विषैले प्रदूषक हैं उन पे सूक्ष्म जीवों को एक इफेक्ट देखा जाता है। यदि सूक्ष्म जीव जो होते हैं उस प्रदूषकों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर खा लेते हैं तो वहाँ पे वो प्रदूषक जो होता है वो कम हो जाता है, और इसी को बायो रेमिडिएशन या फिर जैव उपचार कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि ऑयल जैपर, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है ऑयल जैपर, इसको हिंदी में भी ऑयल जैपर कहा जाएगा और इंग्लिश में ये लिखा हुआ है। यहाँ पे ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि जब भी कोई ऑयल पॉल्यूशन होता है, ठीक है, तो समुद्र में यदि कोई जहाज जा रहा होता है तो अक्सर जो होता है दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से ऑयल जो होता है वो समुद्र में फैल जाता है, ठीक है, तेल जो होता है वो फैल जाता है। अभी तेल में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ऑयल जैपर नाम से, तो यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया ये हाइड्रोकार्बन पे इफेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक रिएक्शन करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है, ठीक है। तो ये ऑयल जो होता है ये नष्ट हो जाता है। तो कभी भी ऐसी ऑयल स्पिल्स की दुर्घटना होती है तो ऑयल जैपर का यूज़ किया जाता है। एक तरह का जैव है
बैक्टीरिया है जिसके कारण इस प्रदूषण को रोका जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या तरीका है, ये एक बायो रेमिडिएशन कहलाएगा, जैव उपचार कहलाएगा। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑयल ज़ैपर का। कुछ बीमारियां हैं जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि कैडमियम से कौन सी बीमारी होती है, तो इटाई होती है। ठीक है, पारा से संबंधित जो रोग है वो है मीनामाटा। नाइट्रेट आयन से संबंधित रोग है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट से। एस्बेस्टस से होता है मीसेथेलियोमा। ठीक है, मीसोथेलियोमा, इसको याद कर लीजिए। फिर इसके बाद है इको मार्क का जो प्रचलन है वो कब शुरू हुआ था, तो 1991 में शुरू हुआ था। ठीक है, ये सभी प्रश्न जो है ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इनको आप लोग देख सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो शुरुआत है वो 2005 में की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जैव उपचार की जो तकनीकें होती हैं। दो तरह की तकनीक होती है, एक स्वस्थानीय होती है, एक बाह्य स्थानीय होती है। ठीक है, तो यदि प्रदूषण को रोकना है तो जिस जगह पे प्रदूषण हो रहा है उसी जगह पे जैव उपचार यदि किया जाता है तो उसको स्वस्थानीय कहा जाता है। ठीक है, और यदि प्रदूषक को किसी दूसरे स्थान पे ले जाया जाता है और उसके बाद बाह्य स्थान पे उस पर जैव उपचार किया जाता है तो उसको बाह्य स्थानीय या फिर एक्स सीटू कहा जाता है। ठीक है, इन सीटू में जो सबसे पहला है वो है बायोवेंटिंग। इसमें क्या होता है, ठीक है, यदि प्रदूषक जो होता है वो काफ़ी गहराई में होता है, मिट्टी में होता है, तो यहाँ पे कूप के माध्यम से वायु एवं पोषक तत्वों को मृदा में मिलाया जाता है जिसको बायोवेंटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे से पाइप्स बनाए जाते हैं और जिससे जो पोषक तत्व है उनको डाला जाता है, बायोवेंटिंग कहा जाता है। ठीक है, जिसके कारण जो प्रदूषण है वो कम होता है। इसके साथ जैव छिड़काव किया जाता है, तो भूमिगत जल में ऑक्सीजन की सांद्रता को बढ़ाने के लिए जैव छिड़काव किए जाते हैं, बायो स्पार्जिंग कहा जाता है इंग्लिश में। फिर है बायो स्टिमुलेशन। अभी यहाँ पे अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आप लोग इन्वायरमेंट की जो घटना चक्र की किताब है उसमें से देख सकते हैं। ये जो डायग्राम है ये मैंने वहीं से लिया है। ठीक है, तो अगर आपको अपने मोबाइल में या जो जिस भी चीज़ से आप ये लेक्चर देख रहे हैं अगर वहाँ पे आपको सही नहीं दिख रहा है तो आप इसको घटना चक्र की किताब खोलिए, वहाँ पे एक चैप्टर है बायो रेमिडिएशन का, जैव उपचार का, वहाँ पे ये आपको टेबल मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बायो स्टिमुलेशन। यहाँ पे पोषण तत्वों को मृदा में भेजकर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहयोग किया जाता है। ठीक है, तो कभी कभी मृदा में अधिक केमिकल्स होने के कारण सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण बहुत से ऐसे प्रभाव होते हैं, जो मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ नहीं रह जाती है या फिर ज़्यादा प्रदूषित आगे और भी प्रदूषित होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो सूक्ष्म जीव हैं इनको लाइवली करने के लिए या फिर इनके जो वृद्धि है उसमें सहयोग करने के लिए पोषण तत्वों को मिलाया जाता है, जिसको बायो स्टिमुलेशन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है जैव संवर्धन, जिसको बायो ऑगमेंटेशन कहा जाता है इंग्लिश में। अन्य स्थान से सूक्ष्म जीवों को लाकर प्रदूषित स्थान पर उनकी संख्या को बढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं और से लाए जा रहे हैं सूक्ष्म जीव और किसी और मृदा में मिलाए जा रहे हैं, ऐसी मृदा में जो कि प्रदूषित हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे बायो ऑगमेंटेशन या फिर जैव संवर्धन जो है इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्स सीटू यानी कि बाह्य स्थानीय जो है वो किस तरह से हम लोग प्रदूषण को रोक सकते हैं जैव उपचार के तकनीक के द्वारा। तो सबसे पहले है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग के माध्यम से कृषि अवशिष्ट जो होते हैं, जो भी वेस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट, इनको मिश्रित किया जाता है, इनको मिक्स किया जाता है और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने का प्रक्रिया किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोस्टिंग यानी कि खाद की मदद से जो सूक्ष्म जीव हैं इनकी वृद्धि की जाती है। नेक्स्ट आता है लैंड फार्मिंग। इसमें मृदा को खोदकर फैला दिया जाता है एवं बारंबार जुताई की जाती है। ठीक है, जिससे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो प्रेरित होते हैं। तो यहाँ पे ये लैंड फार्मिंग की जो तकनीक है इसको भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है बायोपाइल्स। ठीक है, लैंड फार्मिंग वह कंपोस्टिंग का एक सम्मिलित रूप है। इसमें पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का यूज़ किया जाता है सतह पर, लैंड फार्मिंग का भी उपयोग किया जाता है, साथ ही कंपोस्टिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहते हैं बायोपाइल्स। नेक्स्ट आता है बायो रिएक्टर, जिसमें नियंत्रित तंत्र के माध्यम से प्रदूषित पदार्थ व जल का उपचार किया जाता है। ठीक है, तो जो भी प्रदूषित जल होती है या फिर प्रदूषित पदार्थ होता है इसको लाया जाता है, बायो रिएक्टर्स में डाला जाता है और जितने भी प्रदूषित केमिकल्स होते हैं उसको अलग किया जाता है और बाकी जो बची हुई मृदा होती है वो स्वच्छ और साफ़ हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है बायो रिएक्टर। ये जो डायग्राम है
इसकी मदद से आप लोग पढ़ सकते हैं कि जैव उपचार जो होते हैं उनकी तकनीक क्या होती है। इस पे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। जो नाम है वो पूछ लिया जाएगा और इसका किस उपचार के माध्यम से किस तकनीक के माध्यम से प्रदूषण को कम किया जा रहा है, ये प्रोसेस पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ज़रूर से आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन जिनके बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एपिको आंदोलन है पहला। ये जो आंदोलन है ये 1983 में हुआ था कर्नाटका में। ठीक है, इसको साउथ इंडिया का चिपको मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, जो महिलाएं होती थी जब वृक्ष कटने को होते थे तो उनसे पेड़ों से चिपक जाती थी, जिसको एक संरक्षण का एक तरीका माना जाता था, जिसमें वो पेड़ों से गले लगकर उनको काटने से रोका करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1983 में होता है। जो पर्टिकुलर पर्सन है इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, उनका नाम है पांडुरंग हेगड़े, जो इससे संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नाम आपको याद रखना है। एपिको आंदोलन कब हुआ था? 1983 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कर्नाटका में शुरू हुआ था। ठीक है, इसके बारे में आप लोग याद कर सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है चिपको आंदोलन। ये टिहरी में हुआ था। तो यहाँ पे जो महिलाएं थी उनके द्वारा भी सेम प्रोसेस किया जाता था कि पेड़ों को कटने से रोकने के लिए वो लोग पेड़ों के आसपास जो है चिपक जाती थी, जिसके वजह से वो जो एक तरह का एक आंदोलन बन गया था ये, जहाँ पे पेड़ों को बचाया जाता था। कभी भी ऐसे पेड़ की कटाई होती थी तो महिलाएं जो हैं या फिर वहाँ के जो लोकल लोग थे वो इस तरह से पेड़ों को बचाया करते थे। ठीक है, इससे जो नाम जुड़ा हुआ है वो है SL बहुगुणा। तो यहाँ पे ठीक है, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा का नाम भी आप लोग देख सकते हैं। 1973 में चिपको आंदोलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो यहाँ पे उत्तराखंड में ये आंदोलन चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है नर्मदा बचाओ। ये मेधा पाटेकर के द्वारा शुरू किया गया था। 1985 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरी ये है कि नर्मदा जो है वो फ्लो करती है मध्य प्रदेश में, गुजरात में, और कुछ हिस्सा जो है वो महाराष्ट्र में भी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये नदी जो है वो फ्लो करती है। यहाँ पे क्या होता है कि हर जगह पे, क्योंकि बिजली की आपूर्ति के लिए डैम बनाए जाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जाता है। ठीक है, एक जल विद्युत परियोजना बनाई जाती है, जिसके कारण जो नदी का नेचुरल फ्लो है उसको डिस्टर्ब किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर जब भी डैम बनाया जाता है तो आसपास के जो निवासी होते हैं उनको भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही जो इन्वायरमेंट होता है उस पर बुरा असर पड़ता है। ठीक है, तो कहीं पे भी डैम बनाया जाता है तो एक काफ़ी एरिया को नुकसान पहुंचाया जाता है। उसके बाद एक वहाँ पे जल विद्युत परियोजना की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो इसी के अगेंस्ट, क्योंकि नर्मदा नदी पे बहुत सारे डैम बनाए जा रहे थे उस वक्त पे, 1985 के समय में, उस वक्त पे मेधा पाटेकर जी ने एक आंदोलन चलाया जिसको नर्मदा बचाओ नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1985 नाम याद कर सकते हैं, मेधा पाटेकर। इसके बाद आता है साइलेंट वैली आंदोलन। ठीक है, जिसको शांत घाटी आंदोलन कहा जाता है। बाबा आमटे के द्वारा शुरू किया गया था। 1973 में शुरू किया गया था। ठीक है, इस आंदोलन की वजह से जो एक साइलेंट वैली का पूरा एरिया है, साइलेंट वैली जो है फॉरेस्ट भी है, नेशनल रिजर्व भी बन गया है, ये केरला में पड़ता है। तो इस स्थान पे भी जो वहाँ पे रिवर फ्लो करती है, ठीक है, कुंथी पूजा नाम से एक नदी फ्लो करती है। नाम याद कर सकते हैं क्योंकि इस पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कुंथी पूजा, ये जो नदी है ये फ्लो करती है शांत घाटी से, साइलेंट वैली से फ्लो करती है। इस नदी पे एक जल विद्युत परियोजना बनाने की बात हो रही थी, जिसके वजह से एक डैम का फॉर्मेशन होता है जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम था। ठीक है, वजह ये थी कि आसपास का जो जिला था, आसपास का जो साइलेंट वैली का एरिया था, यदि अगर ये डैम बनता तो वो सभी एरिया जो था वो एक टाइम के बाद जलमग्न हो जाता। ठीक है, इसी को बचाने के लिए जो बाबा आमटे थे, इन्होंने एक आंदोलन चलाया और धीरे धीरे ये जो जन आंदोलन है ये काफ़ी बड़े स्तर पे हो गया, जिसके वजह से गवर्नमेंट को अपनी ये जो स्टार्ट करने वाला था जल विद्युत परियोजना, इसको ख़त्म करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पलक्कड़ ज़िले में हुआ था, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरला में हुआ था, 1973 में हुआ था। इसको कहते हैं साइलेंट वैली मूवमेंट। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर सकते हैं आप लोग, शांत घाटी आंदोलन के नाम से। ठीक है, फिर कुछ इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं जिसको आप लोगों को पता होना चाहिए, इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसके साथ ही तंबाकू निषेध दिवस
31 मई को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, और साथ ही विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये सभी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इसको आप लोग याद कर लीजिए। अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं ये। तो प्रीवियस ईयर में मैंने जब देखा क्वेश्चंस तो वहाँ पे अक्सर मैच द फॉलोइंग टाइप्स में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, या फिर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो वो बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट डे है और उससे संबंधित डेट जो है वो दिया हुआ है। ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें से गलत है। तो इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप बता सकते हैं कौन सा गलत है। तो ये टेबल जो है वो आपको ज़रूर से याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो इंडिया के लगभग 3 अनुसंधान केंद्र हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं जो कि अंटार्कटिका में हैं, वहाँ पे रिसर्च की जाती है। सबसे पहला जो है वो दक्षिण गंगोत्री है जो कि 1983 में इस्टेब्लिश किया गया था, दक्षिण गंगोत्री। इसके बाद आता है मैत्री, 1988 में से 89 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है अंटार्कटिका में। और सबसे रीसेंट जो है वो है भारती, 2012 में इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तो इस पर भी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एक डेटा के माध्यम से बता दिया है कि अंटार्कटिक में अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है भारत के द्वारा। 3 रिसर्च सेंटर्स हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ठीक है, पर्यावरण संबंधित कुछ पुरस्कार जो हैं वो हर वर्ष दिए जाते हैं। एक है टाइलर पुरस्कार। प्रश्न पूछा गया था कि टाइलर पुरस्कार किससे संबंधित है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यहाँ पे पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके साथ ही ग्लोबल 500 जो ये अवार्ड है ये भी पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो नॉर्मन बोरलॉन्ग है, इनका नाम अक्सर आपने सुना होगा, इनको किस क्षेत्र के लिए नोबेल प्राइज़ मिलता है और कौन सा नोबेल प्राइज़ मिला है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ज़रूर से बताइएगा। नॉर्मन बोरलॉन्ग, ये नाम अक्सर आपने सुना होगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है ये इनके द्वारा लाया गया था विश्व में, तो आपको बताना है कि इनको किस क्षेत्र में मिला है नोबेल प्राइज़ और कौन सा नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, जिसको इंग्लिश में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है, काजरी के नाम से इसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है जोधपुर में। इसके साथ ही सेंटर ऑफ इकोलॉजिकल साइंस जो है इसकी स्थापना हुई है बेंगलुरु में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है ये भोपाल में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, देहरादून, इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं, देहरादून में। ठीक है, इसके साथ ही भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो भोपाल में है। पोषण राष्ट्रीय संस्थान, ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। इसके साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद राष्ट्रीय संस्थान जो है वो जयपुर में इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये सभी, तो इनको आप लोग ज़रूर से याद करिएगा क्योंकि इस पे भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है ब्लू टैग सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में भी इसको ब्लू टैग सर्टिफिकेशन ही कहा जाता है। ये एक 1985 में ये प्रारंभ किया गया था, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्राप्त एक इको लेबल है जो दिया जाता है। ठीक है, डेनमार्क की संस्था द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। इसमें 4 मानदंड हैं। एक है पर्यावरण शिक्षा एवं सूचना, पर्यावरण प्रबंधन, स्नान के पानी की गुणवत्ता, समुद्री तटों पर संरक्षण व सुरक्षा सेवा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्लू टैग सर्टिफिकेशन जो है, ब्लू शब्द जो है इससे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो नदी तंत्र है उनको दिया जाता है, जो बीचेस होते हैं उनको ये टैग दिया जाता है, और जो भी अच्छा अपने क्षेत्र में जो भी अच्छा कार्य करते हैं उनको ये टैग प्रदान किया जाता है। 4 मानदंड हैं, पर्यावरण शिक्षा व सूचना, पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित, स्नान के पानी की गुणवत्ता, इसके साथ ही समुद्र तटों पर संरक्षण एवं सुरक्षा सेवा। अगर ये प्रदान किए जाते हैं तो इस तरह के ब्लू टैग सर्टिफिकेशन जो है ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बीचेस हैं, कुछ एरिया हैं जिनको प्रदान किया गया है। इंडिया के
लगभग 12 क्षेत्र ऐसे हैं जिनको ब्लू टैग सर्टिफिकेशन जो है वो प्रदान किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला है गोल्डन बीच उड़ीसा का, शिवपुरी बीच गुजरात का, कप्पड़ है केरला में, इसके साथ ही नेक्स्ट है घोघला बीच जो कि दीव में है, राधानगर अंडमान एंड निकोबार में है, कासरगोड ये कर्नाटका में है, पदुबिद्री कर्नाटका में है, ये दोनों ही कर्नाटका में है, रूसीकोंडा जो है रूसीकोंडा ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कोवलम और इडन, कोवलम जो है वो तमिलनाडु में है, इडन जो है ये पुदुचेरी में है। ठीक है, ये सबसे रीसेंट में जोड़ा गया, 2021 में इसको ब्लू टैग सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, इसके साथ ही आता है मिनिकॉय जो कि लक्षद्वीप में है, कदमत जो है वो ये भी लक्षद्वीप में है। तो इन सभी को ब्लू टैग सर्टिफिकेशन जो है वो मिल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी नाम जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे भी प्रश्न पूछे गए हैं। ब्लू टैग सर्टिफिकेशन से रिलेटेड कितने जगहों को मिला है ब्लू टैग सर्टिफिकेशन? इंडिया में 12 जगहों को मिला है और ये जो लिस्ट है ये आप लोग देख सकते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताई गई है नेशनल पार्क के बारे में, जैसे कि देश का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये है हेमिस नेशनल पार्क। कहाँ स्थित है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। हेमिस नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे स्थित है। इसके साथ ही सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है ये है साउथ बटन नेशनल पार्क, अंडमान एंड निकोबार में स्थापित है। ठीक है, इसके बाद आता है महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान, ये स्थित है कच्छ जिले में गुजरात में। सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क है ये है मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क जो नेशनल राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे ज़्यादा ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो नेशनल पार्क होता है वो इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे स्वस्थानीय संरक्षण प्रदान किया जाता है नेशनल पार्क के बारे में। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इसके साथ ही कुछ आर्द्र भूमि से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्लेस है, वेटलैंड्स जो हैं ये भी आप लोगों को पता होने चाहिए। जैसे जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए तो हाकरा, सुरिनसर और वूलर। ठीक है, ये सभी जो हैं ये जम्मू एंड कश्मीर में आर्द्र भूमि पाई जाती है। लद्दाख में सोमोरी, ठीक है, सोमोरी ये भी पाया जाता है। ठीक है, पंजाब में बात की जाए तो कंजली रोपड़ में स्थित है, ये एक आर्द्र भूमि है। हिमाचल में रेणुका सागर है, रेणुका सागर। केरला की बात की जाए तो अष्टमुड़ी है, शष्टमकोट्टा है और वेबनाड है। ठीक है, ये सबसे बड़ा वेटलैंड है इंडिया में, सबसे बड़ा वेबनाड, इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। असम में है दीपोर भील, असम का दीपोर भील काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और त्रिपुरा में जो है ये रुद्र सागर है। रुद्र सागर कहाँ पे स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है। ठीक है, तो ये सभी आर्द्र भूमि से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे गए हैं, इनको भी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही मैंने आपको पूरी एक लिस्ट बताई थी। जब भी आपको समय मिले PDF के माध्यम से आप लोग इसको ज़रूर से पढ़िएगा। आर्द्र भूमि पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो राष्ट्रीय उद्यान है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन पे प्रश्न बनते हैं। तो इन्वायरमेंट में जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं वो सभी प्रश्न जो हैं उनसे बनने के पॉसिबिलिटीज़ जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये नोट्स जो हैं प्रोवाइड किए जा रहे हैं इन्वायरमेंट के माध्यम से, इनको ज़रूर से पढ़िएगा। और ये जो प्रश्न हैं जो भी मैंने आपको प्रश्न बताए हैं इनको ज़रूर से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर से करिएगा। टेस्ट सीरीज़ जो है, जो भी आपने इन्वायरमेंट के लिए टेस्ट सीरीज़ देखी है, पढ़ी है, उसको आप लोग सॉल्व करिए। PYQs जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और घटना चक्र के प्रश्न, ये आपको ज़रूर से सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग ये सभी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो इन्वायरमेंट जो है वो ऐसा टॉपिक है कि इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अक्सर इन्हीं से घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। ठीक है, नए प्रश्न बनने के चांसेस जो होते हैं वो करंट अफेयर्स में जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रश्न होते हैं वो बनने के चांसेस होते हैं। स्टैटिक के पोर्शन की अगर बात की जाए तो यही सब एरिया जो है इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी जो करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं वो आपको करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ाया जा रहा होगा। ठीक है, पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे एंड होता है आप लोगों का पर्यावरण से संबंधित जो भी टॉपिक आप लोगों को बताना था। यहाँ पे लेक्चर का एंड मैं करना चाहूँगी कुछ प्रश्न के साथ, क्योंकि प्रश्न ही जो है वो आपको सही बताते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक पहुँची है। अगर आप लोग प्रश्न का जवाब दे पा रहे हैं बिना लेक्चर को दोबारा सुने या फिर बिना किसी नोट्स से देखे या गूगल सर्च किए बिना। ठीक है, अगर आप लोग
आंसर कर पा रहे हैं तो डैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे लेवल की हो रही है। अगर आप लोग आंसर नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों को नोट्स के माध्यम की ज़रूरत पड़ रही है या फिर से पढ़ना पड़ रहा है, तो रिवीजन जो है वो अभी भी आपका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। रिवीजन को और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना है कि चिपको आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था, किसके सहयोग से चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, दूसरा आपको बताना है कैडमियम से कौन सी बीमारी है जो कैडमियम के अधिक इस्तेमाल के कारण होती है। ठीक है, कैडमियम। थर्ड आपको बताना है नमामि गंगा जो योजना है, नमामि गंगा। ठीक है, पहले गंगा एक्शन प्लान चला करता था, नेशनल गंगा एक्शन प्लान, इसके बाद इसको नमामि गंगा में परिवर्तित कर दिया गया था। तो ये योजना जो है ये कब शुरू की गई है ये भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो ऑयल जैपर है, ठीक है, ये चौथा प्रश्न है, मैं पहले लिख रही हूँ इसको, यहाँ पे स्पेस कम है। ऑयल जैपर जिसके बारे में आज हमने चर्चा की है, ये एक जैव उपचार है। ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है? ठीक है, तो इंडिया की एक संस्था है जिसके द्वारा ये ऑयल जैपर बनाया गया है। आपको इस संस्था का नाम बताना है। ठीक है, ये सभी प्रश्न जो हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई ज़रूर से करिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड करना चाहती हूँ कि इन्वायरमेंट जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने कोई भी लेक्चर बीच में स्किप किया है तो उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, 108 दिन की जो भी सीरीज़ चल रही है यहाँ पे। इन्वायरमेंट के जो भी टॉपिक्स हैं पढ़ाए गए वो सभी इंपॉर्टेंट है, एक भी स्किप मत करिएगा और ज़रूर से इसको याद कर लीजिएगा। जो भी नोट्स आपको लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे आपको जल्दी ही नोट्स मिल जाएंगे। वहाँ से आप लोग चाहें तो नोट्स का प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं इनको देख के, जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स भी आप लोग खुद से बना सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप जैसे लिखते हैं तो वैसे आपको चीज़ें याद होती जाती है। ठीक है, तो वो भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण एक स्टेप होगा आपकी प्रिपरेशन में। इसके साथ ही जो भी आप लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं 108 दिन की सीरीज़ में, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा, तो सो दैट कि हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे, क्योंकि आपका पर्यावरण ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे जो भी नेक्स्ट लेक्चर लाया जाएगा वो आपकी सुविधा के अनुसार लाया जाएगा। ठीक है, तो 108 दिन की सीरीज़ में जो चल रही है अभी आपका हिस्ट्री जो है वो चल रहा है, इसके साथ ही इन्वायरमेंट आपका पूरा हो चुका है, पॉलिटी जो है वो टॉपिक आपका पूरा हो चुका है। तो नेक्स्ट आप लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। इसके साथ ही जो भी करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है उसको ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि ये जो स्टैटिक का पोर्शन है ये एक तरफ और करंट अफेयर्स जो है वो काफ़ी एक अच्छा खासा वेटेज रखते हैं आपके एग्ज़ाम में, इसलिए उसको ज़रूर से देखिए और जो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनको ज़रूर से सॉल्व करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। नहीं अच्छी चल रही है तो करने की कोशिश करिए, जो भी आपको समय मिलता है उसमें ये लेक्चर सुनिए, रिवाइज़ करिए बार बार, और एक से अधिक बार अगर आप लोग लेक्चर देखते हैं तो आपका जो रिवीजन है सुनने के माध्यम से ही रिवीजन होता रहता है। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि आप लोगों का मल्टीपल टाइम रिवीजन हो पाए और खुद के नोट्स बनाइए, उसको याद करिए। ठीक है, याद करने से अच्छा कुछ नहीं है, तो याद तो आपको ही करना पड़ेगा। यहाँ तो हम लोग बस एक बार लेक्चर के माध्यम से आपको बता दे रहे हैं चीज़ें, लेकिन याद आपको करना है और ज़रूर से एक टाइम निकालिए जिसमें आप लोग एक शेड्यूल बनाइए, जिसमें आप लोग एक रिवीजन का शेड्यूल खुद से रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर एंड होता है आप लोगों का पर्यावरण का टॉपिक। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। थैंक यू, धन्यवाद।